स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करते हैं ठेकेदार पार्ट 4। रात 10 बजे देवराज चौहान विकास मल्होत्रा की मां रजनी देवी से मिला। गेट पर खड़े दरबान ने केबिन से बंगले के भीतर रजनी देवी से बात की। पहले तो वो अनजान व्यक्ति से मिलने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब देवराज चौहान ने कहा कि वो विकास के बारे में बात करना चाहता है, जो कि उसकी इजाजत के बिना घर नहीं आ पाएगा, तो वो फौरन मिलने को तैयार हो गई। बंगले के शानदार ड्राइंग रूम में वो देवराज चौहान से मिली। वो हल्के नशे में लग रही थी। विस्की की स्मेल भी महसूस की देवराज चौहान ने। इस वक्त वो साड़ी में थी, शायद बाहर से आई होगी अभी। कौन हो तुम? उसने सीधे सीधे पूछा। आपको अपने बेटे के बारे में बात करनी चाहिए, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्या हुआ है विकास को? वो बोली। तुम कह रहे थे कि तुम्हारी इजाजत के बिना विकास नहीं आ सकता। कौन हो तुम? विकास को कहीं आने जाने में तुम्हारी इजाजत लेने की क्या जरूरत है? इसलिए कि वो मेरे पास है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हारा मतलब कि? वो चौंकी। तुमने उसका अपहरण किया है? वो कुछ भी समझें आप। रजनी देवी देवराज चौहान को घूरने लगी। देवराज चौहान उसे देखता रहा। क्यों किया है तुमने ये सब? लंबी खामोशी के बाद वो बोली। मुझे वॉल्ट में डकैती करनी है। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था, परंतु सुरक्षा व्यवस्था के कारण अड़चन आ रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे रास्ते में आने वाली परेशानियों को आप दूर करें। रजनी देवी की आंखें सिकुड़ी। देर तक वो देवराज चौहान को देखती रही। बहुत हिम्मत वाले हो। मेरे बेटे का अपहरण किया और अब मेरे घर पर मौजूद हो। रजनी देवी ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो डकैती में मेरे रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करना पड़ेगा। नहीं तो तुम विकास को मार दोगे। देवराज चांद के होंठ भिज गए। कौन हो तुम? देवराज चौहान। देवराज चौहान तो तुम्हारा नाम हुआ, लेकिन तुम कौन हो? रजनी देवी का स्वर सख्त हो गया। मेरा नाम ही मेरा परिचय है। देर सवेर में आपको मालूम हो जाएगा, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। लंबी बात न करके सीधा जवाब दीजिए कि वॉल्ट में डकैती करने में आप मेरी सहायता करेंगे। मैं पुलिस को खबर कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। कोशिश करके देख लीजिए। रजनी देवी के दांत पिच गए। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मुझसे डकैती में मदद की उम्मीद मत रखो, रजनी देवी सख्त स्वर में कह उठी। तुम। तभी आहट हुई। दोनों की नजरें घूमी। 45-47 बरस का व्यक्ति चंद कदमों के फासले पर दिखा। वो सीढ़ियों की तरफ से आया था। स्पष्ट था कि वो पहले से ही बंगले में मौजूद था। उसके हाथ में विस्की का गिलास था। वो देवराज चौहान को देखे जा रहा था। सुना गौतम जी? रजनी देवी कह उठी। विकास का अपहरण कर। सब सुन लिया मैंने, गौतम जी ने गंभीर स्वर में कहा। नजरें देवराज चौहान पर थी। पुलिस को खबर करनी? तुम वॉल्ट में डकैती करना चाहते हो? गौतम जी गौतम जी देवराज चौहान से बोला। डकैती करना नहीं चाहता, बल्कि डकैती करूंगा। सवाल यह है कि देवराज चौहान नाम है तुम्हारा? वो बोला। हाँ। डकैती मास्टर देवराज चौहान? हाँ। देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। गौतम जी ने गहरी सांस लेकर घूंट भरा। रजनी देवी ने गहरी निगाहों से गौतम जी को देखा। क्या हुआ? उसने गौतम जी से सवाल किया। जवाब देने में जल्दी मत करो रजनी, गौतम जी गंभीर स्वर में बोला। तुम देवराज चौहान के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वॉल्ट में काम करता हूं। वॉल्ट को जिन लोगों से खतरा होता है उनके बारे में हमें जानकारी रखनी पड़ती है। तुम्हारे सामने बहुत सख्त जान इंसान खड़ा है और विकास इसकी कैद में है। मैं समझी नहीं। हम बाद में बात कर लेंगे।
कहने के साथ ही वो देवराज चाहन से बोला, वॉल्ट में इतनी ज्यादा दौलत है कि तुम उसे ले जा नहीं सकोगे। डकैती के दौरान इतना वक्त भी नहीं मिलेगा कि मुझे पूरे वॉल्ट में डकैती नहीं करनी। छोटे हॉल में 9 नंबर बॉक्स में मौजूद जेवरात चाहिए, जिसकी महीने बाद प्रदर्शनी होने वाली है। गौतम जी के होठों से निकला, ठीक समझे। अगर तुम्हारी बात न मानी जाए तो विकास को मार दोगे? समझदार लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते जिसका जवाब उनके पास पहले से हो, देवराज चाहन ने सख्त स्वर में कहा। रजनी उलझन भरी निगाहों से दोनों को देखे जा रही थी। गौतम जी गंभीर नजर आ रहा था। कुछ पलों बाद बोला, हमसे क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इस बात से आ रही है कि बॉक्स को बिना चाबी के खोलने पर बक्से के पल्ले खुल जाते हैं और दौलत नीचे चली जाती है। मुझे ये मालूम करना है कि नीचे वाली गुप्त जगह कहाँ है, वहां पहुंचने का रास्ता किधर से है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता, देवराज चाहन ने शब्दों पर जोर डालकर कहा। फिर भी डकैती नहीं कर पाओगे, वहां की सुरक्षा, ये सोचना मेरा काम है। मुझसे कोई उम्मीद मत, रजनी देवी ने कहना चाहा। रजनी, गौतम जी ने हक भरे शब्दों में टोका, तुम अब बीच में बोलने की चेष्टा नहीं करोगी। रजनी होंठ भींच कर रह गई। तुम वॉल्ट में काम करते हो और इन पर बहुत हक जता रहे, तुम इस बात की तरफ ध्यान मत दो, गौतम जी ने सोच भरे स्वर में कहा। तुम जो चाहते हो वो मामूली बात नहीं है देवराज चौहान। सोचने के लिए कम से कम एक रात का वक्त तो दो। मैं सुबह फोन कर लूंगा, देवराज चौहान रजनी देवी पर निगाह मारकर बोला। लेकिन इस बारे में ध्यान रखना कि पुलिस को या किसी तीसरे से बात की तो विकास का चेहरा फिर देखने को नहीं मिलेगा। रजनी देवी ने होंठ भींच लिए। गौतम जी व्याकुल नजर आया। सुबह फोन करना। विकास को कहाँ रखा है? गौतम जी ने कहा। वो सुरक्षित है, कहते हुए देवराज चांद ने दोनों पर निगाह मारी और पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। रजनी देवी और गौतम जी देवराज चांद के जाने के बाद बेडरूम में पहुंचे। गौतम, रजनी देवी दांत भींच कर कह उठी, मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूं। पागल मत बनो, इस बात को मजाक में मत लो, विकास की जिंदगी खतरे में है, गौतम जी ने सख्त स्वर में कहा। मरता है तो मरे, रजनी देवी ने तीखे स्वर में कहा। उस नशेड़ी से तो मैं वैसे ही तंग आ चुकी हूं, उसे तो बेटा कहते हुए शर्म आती। मुझे शर्म नहीं आएगी। तुम इजाजत दो तो मैं दुनिया के सामने उसे अपना बेटा कह लूंगा। गौतम जी गंभीर था। रजनी देवी होंठ भींचे गौतम जी को देखने लगी। गौतम जी गंभीर भरी सोच में डूबे अपने गिलास गौतम जी ने गंभीर भरी सोच में डूबे अपना गिलास तैयार किया और घूंट भरकर बोला, तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने शादी नहीं की, तुमने कर ली थी दौलत राम से। ये कोई नहीं जानता कि विकास दौलत राम का नहीं, मेरा बेटा है। विकास के भरोसे ही मैं अपनी जिंदगी बिता रहा हूं। सोचता हूं और कोई नहीं है मेरा। कहने को विकास मेरा बेटा है, कहने को तो विकास मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। वो पक्का नशेड़ी बन चुका है, बर्बाद करता जा रहा है अपने आप को। मेरे समझाने पर भी, जो भी हो, है तो हमारा बेटा ही। मुझे अब थोड़ा सा सुख मिलने लगा है, वो छीनो मत। दौलत राम की वजह से हम नहीं मिल पाते थे, उसकी मौत के बाद हम मिलने लगे। तुम्हें करीब पाया अपने। विकास बेटे के रूप में मेरे सामने है। मैं तुम दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहता। रजनी ने सख्त निगाहों से गौतम जी को देखा। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं वॉल्ट में डकैती करवा दूं? विकास को बचाने के लिए देवराज चौहान की बात मानना जरूरी है। हमारा पहला काम विकास को बचाना है। देवराज चौहान के बारे में सुन रखा है कि वो बला का खतरनाक आदमी है। हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो विकास को मार देगा। तब मुझे लगेगा कि मेरा परिवार खत्म हो गया। यह ठीक है कि विकास को नहीं मालूम कि मैं उसका बाप हूं, लेकिन मुझे तो पता है कि वो मेरा बेटा है। तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं। मन को धोखा देने वाली बात ही सही, परंतु मैं हमेशा ये मानता रहता हूं कि मेरा परिवार है। विकास नहीं रहा तो परिवार ही नहीं बचेगा।
रजनी आगे बढ़ी और टेबल पर पहले से रखे छोटे गिलास को खाली किया। और मत लेना, फिर तुम्हें नींद आ जाती है, गौतम जी बोला। रजनी ने जवाब में कुछ नहीं कहा और कुर्सी पर आ बैठी। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। गौतम जी अपनी जगह पर खड़ा छोटे छोटे घूंट लेता रहा। तुम क्या समझते हो कि देवराज चौहान की बात मान लेना आसान है? एकाएक रजनी देवी बोली। वॉल्ट में डकैती करवा देना आसान काम नहीं है। हमारे पास सारे अधिकार नहीं है कि हम वॉल्ट में डकैती करा। तुम ठीक कह रही हो रजनी, ये बात देवराज चौहान भी जानता होगा, गौतम जी ने गंभीर स्वर में कहा। इस बारे में देवराज चौहान से बात कर लूंगा कि हमसे जितनी सहायता हो सकेगी कर देंगे, लेकिन वॉल्ट के किसी मामले में दखल नहीं देंगे। भविष्य में ये बात खुल गई कि हमने देवराज चौहान की सहायता की है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, रजनी देवी कह उठी। गौतम जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ ठहरे। इतना खतरा तो हमें लेना ही पड़ेगा। वैसे देवराज चौहान का मामला है, बात खुल जाने की आशा तो है नहीं। डकैती करके उसने चले जाना है, विकास को बचाने के लिए हमें अपना कर्म करना चाहिए। रजनी देवी ने गौतम जी को गंभीर निगाहों से देखा। सब तुम पर है, जो करना सोच समझ कर करना। अगला दृश्य। फोन बेल होते ही राजन भसीन ने फौरन रिसीवर उठाया। पास में उसकी पत्नी सुनीता बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। हेलो। नाम बोलो। दूसरी तरफ देवराज चौहान था। राजन भसीन। वॉल्ट के बारे में बात करना चाहता। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूं? राजन भसीन परेशान था। पल भर की चुप्पी के बाद देवराज चौहान की आवाज आई। छोटे हॉल में रखे बक्सों में से किसी को भी डुप्लीकेट चाबी से खोला जाए तो क्या होगा? क्या होगा? राजन भसीन के होठों से निकला। माथे पर पसीने की बूंदें चमकी। हाँ, डुप्लीकेट चाबी से बक्सा खोलने पर सब कुछ ठीक रहेगा? देवराज चौहान की आवाज आई। नहीं। क्या ठीक नहीं रहेगा वही जानना चाहता हूं। राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर सामने बैठी सुनीता पर निगाह मारी। तुम कौन? फालतू की बात मत करो, जो कह रहा हूं उसका जवाब दो। पल भर की चुप्पी के बाद राजन भसीन ने धीमे स्वर में कहा। उस बॉक्स का तला दरवाजे के दो पल्लों जैसा है। लॉक के खुलने बंद होने का सिस्टम दोनों पल्लों से जुड़ा है। ओरिजिनल चाबी से बॉक्स का लॉक खोला जाए तो सब ठीक रहेगा। डुप्लीकेट चाबी जब लॉक के की होल में लगेगी तो जाहिर है वो ठीक चाबी की तरह नहीं होगी। लीवर के साथ डुप्लीकेट चाबी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करेगी। ऐसा होते ही बॉक्स के पल्ले नुमा फर्श को सिग्नल मिल जाएगा और उसकी ग्रिप के क्लिप हट जाएंगे। और जब बॉक्स के दरवाजे के पल्ले खुलेंगे तो उसी पल बॉक्स के फर्श के पल्ले खुल जाएंगे और बॉक्स में रखा सामान मिनट भर में नीचे जा गिरेगा और फर्श के पल्ले पहले की तरह उठकर बंद हो जाएंगे। उन पर क्लिप आ लगेगा। फर्श के पल्लों को खोलना या तोड़ पाना संभव नहीं है। फर्श के पल्ले खुलने पर बॉक्स में रखा सामान कहाँ गिरता है? देवराज चौहान का स्वर कानों में पड़ा। उस हॉल के नीचे एक और हॉल है। ऊपर जहां जहां बॉक्स रखे हैं उस हॉल में बॉक्स के ठीक नीचे प्लाई और बोर्ड के केबिन बना रखे हैं जिनकी छत खुली है। बॉक्स के फर्श का दरवाजा खुलते ही नीचे खुली छत वाले केबिन में भीतर का सामान गिरता जाता है। नीचे वाले हॉल में क्या सिक्योरिटी है? क्योंकि नीचे वाले हॉल का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है इसलिए वहां सिक्योरिटी खास नहीं है। वहां तक जाने के लिए रास्ते में 3 दरवाजे पड़ते हैं। उन दरवाजों को ही तुम सिक्योरिटी कह सकते हो। कहते हुए राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो दरवाजे साधारण है? नहीं, बुलेट प्रूफ स्टील के हैं और उन पर नंबर लॉक है। कॉम्बिनेशन नंबर मालूम हुए बिना उन दरवाजों को खोल पाना संभव नहीं। और तुम्हें उन तीनों दरवाजों का कॉम्बिनेशन नंबर मालूम है? हाँ हाँ, राजन भसीन ने हिचकिचाहट भरे स्वर में कहा। कल हम मिलेंगे राजन भसीन। मिलेंगे? हाँ, मिले बिना हमारी बात नहीं हो सकेगी। या फोन पर सारी बात करना चाहते हो? मुझे
कोई एतराज नहीं है मिलने में? कल दिन में तो तुम्हें फोन। मुझे वक्त पर वॉल्ट पहुंचना होता है, कई चाबियां मेरे पास हैं। वक्त पर वहां नहीं पहुंचा तो? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं राजन भसीन ने हाथ से चेहरे पर आ ठहरे पसीने को पोंछा। मैं चाहता हूं कि तुम तब मुझे मिलो जब वॉल्ट में मेरी ड्यूटी ना हो। वॉल्ट की ड्यूटी छोड़कर आना कुछ कठिन होगा। सुबह 6 बजे मिल सकते हो? 6 बजे? हाँ, ये ठीक है। सुबह मेरे फोन का इंतजार करना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने लाइन काट दी। राजन भसीन ने कांपते से हाथ से रिसीवर रखा। क्या कहता है? सुनीता बेचैनी से बोली। वो मिलेगा, कल सुबह फोन करेगा, उससे मिलकर वॉल्ट जाऊंगा। राजन भसीन ने अपनी पत्नी को देखा। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है राजन। उसने मुझसे काम निकलवाना है। राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। प्रिया ने हमें मुसीबत में डाल। ऐसा मत कहो सुनीता। राजन भसीन ने गहरी सांस ली। हम आजाद तो घूम रहे हैं, वो जाने कैद में किस हाल में होगी। तुमने कहा कि कुछ लोग वॉल्ट में डकैती करने के लिए सहायता चाहते हैं। ऐसा हुआ तो बाद में तुम फंस। वो बात की बात है। राजन भसीन ने होंठ भींचे। पहले ये वक्त तो ठीक से निकल जाए। अगला दृश्य। क्या कहा मेरी माँ ने? देवराज चांद ने विकास मल्होत्रा पर निगाह मारी और लापरवाही से बोला। कल सुबह वो अपना जवाब देंगे। देंगे? विकास मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? माँ के साथ कोई और भी था? हाँ, गौतम जी थे। विकास मल्होत्रा के चेहरे पर कड़वे भाव फैल गए। मैं जानता हूं माँ का क्या जवाब होगा। विकास मल्होत्रा तीखे स्वर में बोला। वो माँ को यही सलाह देगा कि तुम्हारी बात न मानी जाए, तुम्हारी सहायता न की जाए। वॉल्ट में डकैती करना खतरनाक होगा। अपने बेटे की खातिर डकैती जैसे काम में सहायता करने की क्या जरूरत है? वो नशेड़ी है, मरने दो उसे। गौतम जी मेरी माँ का मालिक बना बैठा है। जब पिताजी जिंदा होते थे तो वो कभी भी बंगले में नहीं आया। देवराज चौहान ने उसके नफरत भरे चेहरे को देखा। कहा कुछ नहीं। जगमोहन और सोहनलाल शांत चुप बैठे थे। विकास मल्होत्रा जब डोज लेकर नींद में डूब गया तो उनमें बातचीत हुई। देवराज चौहान ने सब कुछ बताया। जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। राजन भसीन डकैती में सहायता करने को तैयार हो गया? ये कैसे संभव है? जगमोहन के होंठों से निकला। मैंने उसके बारे में पता किया था, वो ईमानदार आदमी है, गलत काम में हाथ डालने वालों में से नहीं है। सोहनलाल सोच भरे स्वर में कह उठा। उस गार्ड रमेश ने अवश्य राजन भसीन के नाजुक हिस्से को दबा दिया है कि वो सहायता करने को तैयार हो गया। दोनों की निगाह सोहनलाल पर गई। लेकिन ऐसा क्या कर सकता है रमेश कुमार? जगमोहन बोला। कुछ तो किया ही होगा। जग देवराज चाहन ने सिगरेट सुलगा ली। सीधे सीधे तो राजन भसीन इस काम में तैयार होने वाला नहीं। कुछ पलों के लिए उनके बीच चुप्पी रही। कश लेते हुए देवराज चाहन पुनः कह उठा। इस बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा काम हो रहा है, हमें इतने में ही सब्र करना चाहिए। दूसरे रमेश कुमार नाम दूसरे रमेश कुमार ने राजन भसीन को कैसे इस काम के लिए तैयार किया है, मालूम हो जाएगा। सुबह क्या करोगे? जगमोहन बोला। पहले राजन भसीन से मिलोगे या विकास मल्होत्रा की मां से? राजन भसीन से। मैं भी साथ चलूं? सोहनलाल विकास मल्होत्रा के पास रहेगा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। यह भी तो हो सकता है कि वो विकास मल्होत्रा की मां इस काम में साथ देने को इनकार कर दे, अपने बेटे की वो परवाह न करे। सोहनलाल ने कहा। राजन भसीन के दम पर हम डकैती कर लेंगे। ठीक कहते हो। वॉल्ट के भीतर का एक आदमी हमारे साथ हो। देवराज चौहान ने चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान देवराज चौहान के चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान उभरी। ठीक कहते हो। वॉल्ट के भीतर का एक आदमी हमारे साथ हो,
जरूरत के मुताबिक भीतर की जानकारियां हमें मिलती रहें तो उस स्थिति में भी हम वॉल्ट में डकैती कर लेंगे। अगला दृश्य, रात के 11 बजे। रमेश कुमार और योगेश यादव ने इतनी पी ली थी कि ठीक से खाना भी नहीं खा सके और नशे से भरी नींद में लुढ़क गए थे। निशा ने बाहरी दरवाजा ठीक से बंद किया और किचन में जाकर अपने लिए और प्रिया के लिए खाना डाला और बेडरूम में आ पहुंची। बंधे हाथ पांव में प्रिया बेड पर पड़ी थी। खाना खा ले। निशा बेड पर ही खाने के दोनों थाल रखती हुई बोली। हाथ खोल दो, प्रिया बोली। खाने के बाद स्मैक की डोज भी लूंगी। निशा ने उसकी कलाइयों के बंधन खोले। दोनों बेड पर ही बैठ गई खाने के थाल लेकर। वो तू क्या कह रही थी देवराज चौहान के बारे में? निशा कह उठी। प्रिया ने उसे देखा, फिर खाने में व्यस्त हो गई। देवराज चौहान माना हुआ डकैती मास्टर है, प्रिया बोली। मुझे कैद करके ये लोग जो करना चाहते हैं नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वॉल्ट में देवराज चौहान डकैती करने जा रहा है। तुझे कैसे मालूम? मालूम है मुझे, देवराज चौहान से मिल चुकी हूं मैं। वॉल्ट के 3 मालिक हैं, उनमें से एक का लड़का विकास मेरा दोस्त है। हम दोनों ही स्मैक लेते हैं। देवराज चौहान ने उसे कैद कर रखा है ताकि उसकी मां को मजबूर कर सके कि वो डकैती में उसकी सहायता करे। फिर क्या हुआ? उसकी मां तैयार हो गई? मालूम नहीं, तुम्हारे पति और उसके दोस्त ने मेरा अपहरण कर लिया, प्रिया निशा को देखते कह रही थी। वैसे देवराज चौहान ने कहा था कि वो कामयाब हो गया तो मुझे और विकास को खूब पैसा देगा। खूब पैसा? निशा की आंखों में चमक उभरी। खूब कितना? करोड़ों तो होगा ही, लापरवाही से प्रिया कह उठी। मैं तुम्हारी तरह 5 लाख में तसल्ली नहीं करती। अरबों की दौलत पर हाथ मारा जा रहा है और तुम 5 लाख में खुश हो रही हो? निशा प्रिया को देखती रही। खाना खा ले, प्रिया बोली, वरना भूख भी मिट जाएगी। निशा खाना खाने लगी। मेरा साथ देगी तो तेरे को भी बहुत मोटी रकम मिल जाएगी। 5 लाख तो तू उससे मार ही चुकी है। वो तेरे को और पैसा तो देगा नहीं। मेरे साथ मिलकर कोशिश कर ले, शायद तेरी किस्मत चमक जाए, तेरे को पैसा मिल जाए। निशा प्रिया को देखने लगी। क्या देख रही है? ऐसा कैसे होगा? प्रिया के होंठों से निकला। कैसे क्या? वो दोनों पीकर सोए पड़े हैं। मेरे बंधन खोल और भाग ले मेरे साथ। यहां से सीधे देवराज चौहान के पास चलेंगे। विकास भी वही है। देवराज चौहान डकैती करेगा, हमें करोड़ों देगा, उसमें से तेरे को भी दे देंगे। कितना मेरे को? 50 लाख ठीक रहेगा? 50 लाख? निशा खाना खाना भूल गई। कम है तो 60 लाख ले लेना, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। प्रिया उसे रास्ते पर आता देखकर कह उठी। निशा ने होंठों पर जीभ फेरी, प्रिया को देखती रही। तू मुझे बेवकूफ बना रही है, एकाएक निशा बोली। वो कैसे? मुझे लालच में डालकर अपने बंधन खुलवाकर यहां से निकल जाना चाहती है? बकवास मत कर, प्रिया तीखे स्वर में कह उठी। मैं तेरे को पैसा कमाने का मौका दे रही हूँ। मेरे साथ चल, तेरे को जिंदगी जीने का ढंग सिखाऊंगी। खूबसूरत है तू। शीशे में देखा है कभी अपने को? और अपने आदमी को देखा है? करता कुछ भी नहीं, मुफ्त की रोटियां खाता है, हाथ भी बेकार है उसका। तेरे को क्या कमी है? छोड़ साले को। मेरे साथ रहेगी तो कुछ ही दिन में तेरे को 60 लाख मिल जाएगा। ऐसा होगा तो तेरी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। महंगी साड़ियां और कीमती सूट पहना करेगी, विदेशी परफ्यूम की महक आएगी तेरे से। तेरे नीचे कार होगी, ड्राइवर होगा, शानदार कोठी होगी। सड़े पति से छुटकारा मिल जाएगा। पैसा देखकर खूबसूरत से खूबसूरत युवक तेरे से शादी करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे भी तो हैं वो। बच्चों का क्या है? प्रिया ने मुंह बनाया। वो तो और भी पैदा हो जाएंगे। निशा उसे देखती रही। जिंदगी जीने के लिए दौलत पास होना बहुत जरूरी है। मेरी बात मानकर तू 60 लाख। तू ये सब बातें यहां से आजाद होने के लिए कह रही है, बाद में मुझे धोखा देकर गलत मत सोच। सच में तेरे को 60 लाख? तू किसी देवराज चौहान को नहीं जानती, निशा ने फैसले भरे स्वर में कहा। कोई देवराज चौहान डकैती नहीं कर रहा। मुझे 5 लाख ही बहुत है। तेरी बातों में आकर मैं अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती। प्रिया हंस पड़ी।
हंसी क्यों? तेरी अकल पर, कि जो भगवान ने तेरे को नहीं दी। कसम से मैं सच कह रही हूं। मेरी एक एक बात सच है। मेरे साथ चल यहां से। मैंने कहाँ भागना है, मेरे साथ चिपकी रहना। मेरी बातें सच होकर तेरे सामने आएंगी। तेरे को 60 लाख मिलेगा तो तू भगवान को छोड़कर मरते दम तक मेरा नाम लेगी। चुप कर, बोली निशा। रोटी खा, नशा कर और सो जा। वो तो मुझे करना ही है, लेकिन जो मैंने कहा है वो सोचना। तेरा नुकसान कहीं भी नहीं है। 5 लाख तेरे को मिल चुका है। रमेश कुमार जबरदस्ती तो तेरे से पैसा वापस ले नहीं सकता। प्रिया ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे साथ रहकर, मेरी बात मानकर तेरे को 60 लाख मिल सकता है। अगर तू सोचती है कि मैं तेरे को धोखा दूंगी, तो भी तेरे को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये चांस जरूर लेना चाहिए। शायद मैं सच कह रही हूँ। तेरे को 60 लाख मिल जाए। ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, वो भी किसी किसी को। निशा कुछ नहीं बोली। दोनों खाना खाती रही। 5 लाख कुछ भी नहीं होता, प्रिया ने पुनः कहा। साल भर में लाख रुपया तो तूने मेकअप के सामान में बर्बाद कर देना है। तेरा खाली बैठा पति ही इस पैसे को बर्बाद कर देगा। तब तेरे को मेरी बातें याद आएंगी। ये सच है कि मैं यहां से निकलना चाहती हूँ। ये भी सच है कि तेरे को धोखे वाली बात नहीं कह रही, बहन वाली बात कह रही हूँ। मैं तो नशा लेती हूँ। यही मेरी जिंदगी है, मेरी मौज मस्ती है। मेरे को स्मैक मिलती रहे, यही मेरी रोटी पानी है। विकास के ख्याल भी मेरे जैसे हैं। तभी तो इस काम में देवराज चौहान का साथ दे रहे हैं, कि वो कामयाब रहे और हमें पैसे दे, जिसे लेकर हम दूर चले जाएं। सारे पैसे की समय स्मैक खरीद लें। हमारे आसपास स्मैक ही स्मैक हो। मरते दम तक भी हमें स्मैक की कमी ना रहे। मेरी और विकास की अलग ही दुनिया है। हमें कोई आवाज न दे, हम मजे करते रहें। निशा उसे देखते जा रही थी। दोनों ने खाना खत्म किया। निशा बर्तन किचन में रखाई। प्रिया स्मैक की डोज तैयार करने लगी। रमेश कुमार और तुम्हारा पति मुझे उठा लाया, वरना मैं तो वॉल्ट डकैती में देवराज चांद के साथ ही थी, प्रिया बोली। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। निशा के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। मैं भी तेरे को ज्यादा नहीं समझाना चाहती। जितना कहना था कह दिया। प्रिया डोज तैयार करती कह उठी। तेरे को जिंदगी में पहला और आखिरी मौका मिल रहा है, दौलत समेटने का। तेरा जीने का ढंग बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा मेरी बात मानकर। बात तेरे समझ में आए तो ठीक, वरना ऐसे ही चलने दे। देर सवेर में मैंने तो यहाँ से छूट ही जाना है। जल्दी खबर मिलेगी कि देवराज चांद ने वॉल्ट में डकैती कर ली। फिर तो रमेश कुमार और तुम्हारा पति हाथ जोड़कर मुझे यहाँ से जल्दी जाने को कहेंगे, क्योंकि तब मैं इन्हें मुसीबत लगने लगूंगी। निशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग के घोड़े दौड़ते रहे। 60 लाख के सपने आते रहे। अगला दृश्य। सुबह 6 बजे राजन भसीन तैयार होकर फोन के पास बैठा था। रह रहकर वो फोन पर नजर मार लेता था। बेचैन और परेशान था। उसकी पत्नी सुनीता व्याकुलता से पास ही कुर्सी पर बैठी थी। बच्चे सोए हुए थे। स्कूल भेजने के लिए आज बच्चों को नहीं उठाया गया था। ये सब ठीक नहीं हो रहा, सुनीता ने पहलू बदल कर कहा। क्या मतलब? आप अपनी बहन की जिंदगी बचाने की खातिर हमें बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने उन लोगों की बात मान ली तो बाद में हमारा क्या होगा? ये बात तो खुली जाएगी कि आपने डकैती करवाने में सहायता की है। पुलिस आपको पकड़ लेगी, नौकरी जाएगी। तब मेरा और बच्चों का क्या होगा? राजन भसीन सुनीता को देखने लगा। इन सब मुसीबतों की जड़ स्मैक है। अगर प्रिया नशा न करती होती तो शायद ये मुसीबत भी ना आती। सुनीता गंभीर स्वर में कह उठी। इस बार आपने उसे मुसीबत में बचा लिया तो वो फिर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगी। ये कब तक चलेगा? वो नशा छोड़ने को तैयार नहीं है। बहन के प्यार का ये मतलब तो नहीं कि आप अपना परिवार तबाह कर लें। हम कहीं के ना रहें। बच्चों का तो ख्याल कीजिए। तुम ही बताओ सुनीता कि अब मैं क्या करूं? राजन भसीन होंठ भींचकर बोला। सुनीता कुछ न कह सकी। कुछ पलों की चुप्पी के बाद राजन भसीन धीमे स्वर में कह उठा। मैं बहन के प्रति अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहता, और ये भी नहीं चाहता कि मेरा परिवार खराब हो। प्रिया को इस मुसीबत से बचा लूं।
उसके बाद प्रिया से स्पष्ट कह दूंगा कि अगर उसने नशा नहीं छोड़ना है तो वो रहने का अपना इंतजाम कर ले। बेशक विकास मल्होत्रा से शादी कर ले, जो वो भी करे, लेकिन हमसे संबंध खत्म कर ले। सुनीता कुछ कहने ही लगी थी कि तभी कॉल बेल की आवाज गूंजी। दोनों की नजरें मिली। सुनीता उठने लगी कि राजन भसीन बोला, तुम रुको, मैं देखता हूं। कहते हुए वो उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोला। बाहर देवराज चौहान और जगमोहन मौजूद थे। राजन भसीन ने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। कल मैंने ही तुमसे फोन पर बात की थी, देवराज चौहान ने कहा। राजन भसीन चौंका। उसने आवाज पहचान ली थी। अब आओ आओ, राजन भसीन दरवाजे से हटता हुआ बोला। तुमने तो कहा था फोन करूंगा। देवराज चौहान और जगमोहन भीतर आ गए। फोन करने से बेहतर समझा कि तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। राजन भसीन ने दरवाजा बंद कर लिया। देवराज चौहान और जगमोहन ने वहां मौजूद सुनीता को देखा। बैठो बैठो, राजन भसीन घबराया हुआ लग रहा था। देवराज चौहान बैठ गया जबकि जगमोहन खड़ा रहा। राजन भसीन देवराज चौहान के सामने बैठ गया। कहा कुछ नहीं। सुनीता अभी तक वहां बैठी दोनों को देखे जा रही थी। वो घबराई हुई थी। रात मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए थे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, देवराज चौहान ने बोला। तो तुम राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वॉल्ट में डकैती करना चाहते हो? हाँ। इस काम में मेरी सहायता चाहते हो? राजन भसीन का चेहरा पीला सा नजर आने लगा। तुम जो कहोगे मैं कर दूंगा, लेकिन बाद में मेरा क्या होगा? मैं तो फंस जाऊंगा। तुम तो चले जाओगे और तुम कम से कम हमारी वजह से नहीं फंसोगे, जगमोहन बोला। हम तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं लेंगे। जब पुलिस इंक्वायरी होगी तो कोई बात मुझे फंसा ही देगी। तब मेरे परिवार का क्या होगा? इनके खर्चे कौन पूरे? इस बारे में निश्चिंत रहो। तुमने हमारा साथ साफ मन से दिया तो तुम्हारी पत्नी को इतना पैसा दे देंगे कि अगले 20 साल तक की उसे जिंदगी बिताने में कोई परेशानी नहीं होगी, जगमोहन कह उठा। राजन भसीन ने अपना पीला सा हो रहा चेहरा सुनीता की तरफ घुमाया। सुनीता खामोश रही। तुम बता रहे थे कि हॉल के नीचे हॉल है जहां खुले मुंह वाले बक्से पड़े हैं, देवराज चौहान बोला। जब ऊपर वाले बक्स का जब ऊपर वाले बॉक्स को गलत चाबी से खोला जाएगा, लीवरों से छेड़छाड़ होते ही बॉक्स के पल्ले खुलेंगे और उसमें मौजूद सारा सामान नीचे वाले बॉक्स में जा गिरेगा। हाँ, राजन भसीन ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कोई किसी तरह से वहां तक पहुंच भी जाए, बॉक्स का लॉक खोल भी ले तो उसके भीतर की दौलत को ना पा सके। नीचे वाले हॉल में पहुंचने का रास्ता किधर से है? देवराज चांद ने पूछा। राजन भसीन ने व्याकुलता से पहलू बदला। वॉल्ट के भीतरी हिस्से में एक दरवाजा है जो कि देखने में किसी कमरे का दरवाजा लगता है, सूखे से स्वर में भसीन के उठा। कॉम्बिनेशन लॉक से खुलता है वो दरवाजा। उसके बाद ऊपर जाने को सीढ़ियां हैं जो कि पहली मंजिल पर जाती हैं। सीढ़ियों की समाप्ति पर एक और दरवाजा है, वहां भी कॉम्बिनेशन लॉक है। नंबर मिलाकर उसे खोलना पड़ता है। उसके बाद वॉल्ट की पहली मंजिल पर खुद को पाएंगे। वॉल्ट के मालिकों के बैठने के लिए केबिन भी वहीं है। ऊपर मंजिल पर भी लॉक है, लेकिन ऊपर मंजिल पर भी लॉकर हैं, लेकिन वहां का किराया ज्यादा है क्योंकि वो लॉकर बड़े हैं और उनकी सुरक्षा भी इत्तेफाक से ज्यादा है। पहली मंजिल पर ही 6 बाई 8 का खाली कमरा है। उसमें कुछ भी नहीं रखा जाता। उसके भीतर दीवार पर इंटरकॉम लगा है जहां से वॉल्ट के भीतर कहीं भी बात की जा सकती है। उसमें बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है। वो कमरा हकीकत में लिफ्ट है। उसकी 13 इंच चौड़ी दीवार में 3 फीट का लिफ्ट जैसा दरवाजा फिट है। उस लिफ्ट नुमा कमरे से नीचे जाया जाता है जहां पर वो बॉक्स पड़े हैं, जिनमें ऊपर वाले बॉक्स से सामान निकलकर गिरता है, परंतु वहां लिफ्ट जैसा कोई भी स्विच नहीं है। तो उस लिफ्ट नुमा कमरे को चालू करके नीचे कैसे जाया जाता है? देवराज चांद ने पूछा। राजन भसीन ने परेशानी महसूस करते हुए कहा, इंटरकॉम के बटनों को खास क्रमवार दबाना पड़ता है। 6 बटन क्रमवार दबाने से लिफ्ट की तरह उसका दरवाजा बंद होगा और वो छोटी सी कमरे नुमा लिफ्ट नीचे को सरकने लगेगी। जब नीचे पहुंचकर रुक जाएगी तो उसका दरवाजा खुद ही खुल जाएगा।
भसीन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसके बाद ऊपर आने के लिए इंटरकॉम के 6 दूसरे बटनों को दबाना पड़ेगा, तभी ऊपर आया जा सकता है। तुम्हारा मतलब है कि नीचे जाने के लिए 6 बटनों का क्रम अलग है और ऊपर आने के लिए बटनों का क्रम अलग है? हाँ, राजन भसीन ने सिर हिलाया। नीचे जाने के लिए दूसरा रास्ता भी अवश्य होना चाहिए, देवराज चौहान बोला। लिफ्ट कभी खराब भी हो सकती है। ठीक कहते हो, दूसरा रास्ता है, लेकिन दीवार उठाकर उस रास्ते को बंद कर रखा है। यह लिफ्ट वाला रास्ता ही आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी तक तो लिफ्ट खराब हुई नहीं कि दूसरे रास्ते की दीवार को हटाना पड़े। नीचे वाले हॉल के बारे में हर कोई नहीं जानता। जानता है भी तो उसे ये नहीं मालूम होगा कि वहां कैसे आया जाया जाता है। सीढ़ियों के दोनों दरवाजों के कॉम्बिनेशन नंबर बताओ और लिफ्ट नुमा कमरे में लगे इंटरकॉम के कौन कौन से नंबर नीचे जाने और ऊपर आने के लिए दबाए जाते हैं। राजन भसीन ने होंठ भींचकर देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। इस बात का जवाब दिए बिना काम नहीं चलेगा, बोलो, जगमोहन ने कहा। राजन भसीन ने सारे कॉम्बिनेशन नंबर बताए। उसके बाद कुछ चुप्पी सी छा गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, हम डकैती के लिए वॉल्ट के भीतर नीचे वाले हॉल तक पहुंचना चाहते हैं। देवराज चौहान की निगाह राजन भसीन पर थी। वहां जाकर दौलत समेट कर कैसे आसानी से बाहर आ सकते हैं? असंभव, राजन भसीन के होंठों से निकला। ये नहीं हो सकता। क्यों? कोई पागल ही सोचेगा वॉल्ट लूटने की। लूटा ही नहीं जा सकता। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि वॉल्ट कितना बड़ा है, उसमें कितनी दौलत है। वॉल्ट को लूटना तो मुझे वॉल्ट नहीं लूटना, देवराज चांद ने टोका। छोटे हॉल में मौजूद 9 नंबर बॉक्स पर हाथ डालना है। 9 नंबर बॉक्स? राजन भसीन की आंखें सिकुड़ी। हाँ, जगमोहन कह उठा, जिसमें 22 अरब के जेवरात रखे गए हैं। ओह, देवराज चांद ने सिगरेट का कश लिया। अब बताओ, कैसे हम भीतर जाकर माल के साथ आसानी से बाहर आ सकते हैं? देवराज चांद बोला। तुम वार्ड के मैनेजर हो और इस बात का सुझाव हमें अच्छी तरह से दे सकते हो। तुम बता सकते हो कि मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं कुछ जानता ही नहीं। जगह जगह पर गनमैन है, वीडियो कैमरे लगे हैं। वार्ड के भीतर जो भी मौजूद होगा, कैमरों द्वारा वो कंट्रोल रूम में रखे टीवी स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। उसकी हरकतें पकड़ में रहेंगी। ऐसे में कोई कैसे भीतर मौजूद किसी बॉक्स से दौलत लेकर बाहर आ सकता है? तुम वार्ड के मैनेजर हो, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। भसीन देवराज चौहान को देखने लगा। तुम अवश्य कोई रास्ता निकाल सकते हो, देवराज चौहान पुनः बोला। नहीं, राजन भसीन के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव, मिले जुले भाव दिखाई दिए। तुम हमें वॉल्ट के भीतर पहुंचाओगे? देवराज चौहान का स्वर सख्त हो गया। राजन भसीन कुछ कहने लगा कि उसने होंठ भींच लिए। तुम सब इंतजाम करोगे, हमें वॉल्ट के भीतर पहुंचाओगे और जब बॉक्स नंबर 9 की दौलत समेट लेंगे तो हमें वहां से बाहर भी निकालोगे। हमें तुम्हारी पूरी सहायता चाहिए। देवराज चौहान का स्वर बेहद कठोर था। मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर सकता मैं। तभी जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा, तेरे को करना है ये काम। एक बार सुन ले, 100 बार सुन ले। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जब तक 22 अरब के वो जेवरात वॉल्ट में है, तब तक हमारे पास वक्त है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। राजन भसीन मजबूर नजरों से देवराज चौहान और जगमोहन को देखने लगा। हम जानते हैं कि जो काम तुमसे करने को कह रहे हैं उसमें परेशानी आएगी, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन ये काम तुमने करना है। हमारे रास्ते आसान करने हैं कि हम डकैती कर सकें। राजन भसीन ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। सुनीता देवराज चौहान और जगमोहन को डरी निगाहों से देख रही थी। मेरी बहन कैसी है? बहन? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। प्रिया, जिसे तुम लोगों ने कैद कर रखा है, राजन भसीन जल्दी से बोला। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली।
राजन भसीन के एक ही सवाल से सारा मामला स्पष्ट हो गया कि रमेश कुमार ने क्या किया है। प्रिया के जिक्र पर तुम लोग खामोश क्यों हो गए? मैंने पूछा है, प्रिया कैसी है? वो तुम लोगों की कैद में है। जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चांद शांत स्वर में बोला, वो हमारी कैद में नहीं है। क्या मतलब? राजन भसीन के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। हमने इस बात का ठेका ही समझो कि किसी को दिया था। वो तुम्हें हमारी सहायता के लिए रास्ते पर लाए। मेरे ख्याल में तुम उसी की बात कर रहे हो। उसी ने तुम्हारी बहन को कैद कर रखा है। मतलब कि तुम नहीं जानते कि प्रिया कहाँ है? राजन भसीन का स्वर तेज हो गया। अभी तक तो हम नहीं जानते। तो मैं भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। राजन भसीन की आवाज में सख्ती आ गई। क्या मालूम मेरी बहन किस स्थिति में है, उसके साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। उसे स्मैक मिल रही है या वो स्मैक के बिना मरी जा रही है। जब तक अपनी बहन की तसल्ली बख्श खबर नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हारी सहायता तो दूर, तुमसे बात भी नहीं। मैं प्रिया से तुम्हारी बात करा देता हूँ, देवराज चांद ने टोका। अभी? हाँ, अभी। कहने के साथ ही देवराज चांद आगे बढ़ा और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ बेल हुई, होती रही। करीब आधे मिनट बाद उसके कानों में रमेश कुमार की नींद से भरी आवाज पड़ी। कौन है? मैं बोल रहा हूं, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। दो पल की चुप्पी के बाद रमेश कुमार की आवाज कानों में पड़ी। तुमने राजन बहन तुमने राजन भसीन की बहन को कैद करके उसे हमारी सहायता के लिए तैयार किया है। काम होना चाहिए। रमेश कुमार की हंसी से भरी आवाज आई। यह मेरा स्टाइल है काम करने का। प्रिया कहाँ है? देवराज चांद का सर कठोर ही था। यही है, मेरी भाभी के पास, बेडरूम में। वो नशा करती है, उसे स्मैक। चिंता मत करो, मुझे उसका ख्याल है। अभी तो उसके पास स्मैक है। आज दिन में उसे बाजार से भी ला दूंगा। तुम बताओ, भसीन बात मान रहा है या नहीं? प्रिया से मेरी बात कराओ। क्यों? बात कराओ मेरी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम ये रास्ता इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हें रोक देता। रास्ता कोई भी हो, हमें तो अपने काम से मतलब। प्रिया से बात कराओ। अभी लो, पूछ लो राजीनामा उसका। बहुत प्यार से रखा है उसे। उसके बाद लाइन पर खामोशी छा गई। आहटें आती रही। 2 ढाई मिनट बाद प्रिया का स्वर कानों में पड़ा। हेलो? प्रिया? देवराज चौहान बोला। तुम कैद में हो? ओह, तुम। प्रिया का तेज स्वर उसे सुनाई दिया। तुम? उसके सामने कोई बात मत करो। वो मेरा नाम तक नहीं जानता। देवराज चौहान ने टोका। समझी, लेकिन उसने तो तुम्हारी मर्जी से मुझे कैद किया। नहीं, ये सब इत्तेफाक से हुआ है। विकास तुम्हारे पास है? हाँ। उसकी मां मान गई है। उसकी मां मान गई? कोई भी बात फोन पर मत करो। मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। देवराज चांद ने अपने शब्दों पर जोर देकर समझाने वाले स्वर में कहा। समझ गई। विकास से मेरी बात कराना। मैं उसके पास नहीं हूं। देवराज चांद ने कहते हुए राजन भसीन पर नजर मारी। विकास से मेरी बात कब कराओगे? 3-4 घंटे बाद उसके पास पहुंचूंगा। ठीक है, उससे मेरी बात कराना मत भूलना। विकास से तुम्हारी बात हो जाएगी। अपने भाई से तुम बात करना चाहती हो? भैया से? राजन भसीन तुम्हारा भाई ही है ना? हाँ। बात करो। कहते हुए देवराज चौहान ने भसीन को इशारा किया। पास आकर भसीन ने अविश्वास भरे ढंग से देवराज चौहान से रिसीवर लिया। प्रिया? भैया? प्रिया का स्वर कानों में पड़ा। तुम कैसे हो भैया? राजन भसीन के चेहरे पर राहत के भाव उभरे। मैं ठीक हूं। तुम कैद में हो? हाँ, कैद में हूं, लेकिन सब ठीक है, तुम घबराना मत। राजन भसीन कैसे बताता कि उसे किस तरह मजबूर किया गया है। जो मेरे पास खड़ा है उसे तुम कैसे जानती हो? देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली, परंतु वे शांत रहे। 2 पलों की चुप्पी के बाद प्रिया की आवाज कानों में पड़ी। भैया, ये सब मैं मिलने पर बात बता दूंगी। वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उसके साथियों ने तुम्हारा अपहरण कर रखा है। वो मुझे मजबूर कर रहे हैं कि वॉल्ट में डकैती करने में उनकी सहायता करूं। वो जो कहते हैं कर दो भैया।
उधर से प्रिया ने कहा। राजन भसीन का चेहरा कठोर हो गया। तभी भसीन के कानों में उधर से मध्यम सा स्वर सुनाई दिया। वो कह रहा था, भैया 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 छोड़, फोन मुझे दे। कैश कार्ड खत्म हो गया तो परेशानी आ जाएगी। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। राजन भसीन ने रिसीवर रखा और गंभीर नजरों से देवराज चौहान को देखा। अपनी बहन का हाल तो तुमने जान ही लिया है, जगमोहन बोला। जो हम चाहते हैं वो भी तुम्हें याद होगा। तुमने हमें वॉल्ट में पहुंचाना है। 9 नंबर बॉक्स में मौजूद 22 अरब के जेवरात समेट लेंगे तो हमें बाहर भी निकालना है। आराम से सोच लो कि ये काम कैसे करना है। हम तुम्हें कल फोन करेंगे। राजन भसीन के होंठ भिज गए। अपनी बहन की फिक्र मत करना, वो हमारे पास हिफाजत से रहेगी। देवराज चांद और जगमोहन बाहर निकल गए। अगला दृश्य। रमेश कुमार ने मोबाइल फोन बाहर ले रमेश कुमार मोबाइल फोन लेकर बाहर निकलना तो निशा ने पूछा, किसका फोन था? उसी देवराज चौहान का। प्रिया कह उठी और लेट कर आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान का फोन रमेश कुमार को कैसे आ सकता है? निशा के होंठों से निकला। वो हैरान होने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें खुद ही समझ जाते हैं। आंखें बंद रखे प्रिया कह उठी। देवराज चौहान क्या करता फिर रहा है, ये सब बातें तो मेरे को पता नहीं हो सकती। इसी तरह मुझे ये भी मालूम नहीं कि रमेश कुमार देवराज चौहान के लिए काम कर रहा है। अब मुझे परवाह नहीं कि मैं यहाँ कितनी देर भी कह दूं। निशा जल्दी से पास आ बैठी। वो तुम 60 लाख वाली बात कह रही थी, रात को कही थी वो बात। तुमने कहा था कि सोच लेना। प्रिया ने निशा को देखा। सोच लिया? निशा ने सिर हिलाया। सिर मत हिला, मुंह से बोल। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, निशा बोली। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी, तुम्हारे साथ चलूंगी। 60 लाख मुझे देना। प्रिया ने आंखें खोली, उसे देखा। विकास से बात कर लूं फिर जवाब दूंगी। विकास से? देवराज चांद ने कहा है कि वो विकास से मेरी बात करवाएगा। विकास से बात किए बिना यहां से निकलना बेकार होगा, प्रिया ने सोच भरे स्वर में कहा। 2-4 घंटे में विकास से बात हो जाएगी। अगला दृश्य। देवराज चांद ने रजनी देवी से फोन पर बात की। पूछा तो फोन पर बात करने की अपेक्षा उसने मिलकर बात करना चाहा। एक जगह का वक्त तय हुआ और 1.5 घंटे बाद वो वहां पहुंची। साथ में गौतम जी भी था। जगमोहन भी साथ ही था देवराज चौहान के। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही रजनी देवी कह उठी, तुमसे गौतम जी बात करेंगे। उसके चेहरे पर गंभीरता भरी हुई थी। देवराज चौहान ने गौतम जी को देखा। देवराज चौहान। गौतम जी शांत और धीमे स्वर में कह उठा, डकैती जैसे काम में तुम्हारा साथ देना था, तुम्हारी डकैती को सफल बनाने के लिए साथ देना हम लोगों के लिए सरासर खतरनाक बात है। हम वॉल्ट के रखवाले हैं। वहां पड़ी दौलत को सुरक्षा देना हमारा काम है। हेरा फेरी करके अपना नाम खराब करना हमारा काम नहीं। लेकिन ये सब इसलिए करना पड़ रहा है कि हम नहीं चाहते कि विकास को कुछ हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। रजनी देवी इस तरह खड़ी थी कि जैसे इन बातों से उसे कोई मतलब ही ना हो। रखवाले ही सुरक्षा में छेद करते हैं, जगमोहन बोला। बाहरी बंदा ये काम नहीं कर सकता। गौतम जी ने जगमोहन को देखा, फिर कह उठा, भविष्य में बात खुल गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वॉल्ट का धंधा तो बंद होगा ही, हम भी जेल जाएंगे। हमारी तरफ से तुम्हारा नाम बीच में नहीं आएगा, जगमोहन पुनः बोला। खुद को बचाना तुम्हारा काम है। गौतम जी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, विकास कहाँ है? वो हमारी हिफाजत में मजे कर रहा है, जगमोहन बोला। कुछ पल खामोश रहकर गौतम जी बोला, तुम हमसे वॉल्ट डकैती में सहायता चाहते हो, वो हम कर देंगे। लेकिन इससे तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। वॉल्ट के मैनेजर राजन भसीन के साथ मिलकर वॉल्ट के भीतर हम जाते हैं। हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि मिलकर ही वॉल्ट के भीतर जाया जा सके। कोई अपनी मर्जी से अकेला वहां ना पहुंच जाए। तुम लोग अपनी बात करो। देवराज चांद ने उसे देखा। बाकी के रास्ते हम बना लेंगे। हम तैयार हैं। इस मामले में तुम जो भी जायज सहायता करोगे वो कर देंगे।
गौतम जी बोला। कौन से नंबर का बॉक्स खाली करने को कहा था तुमने? 9 नंबर का? देवराज चांद ने सहमति में सिर हिलाया। जब वहां जाकर काम करोगे तो एक बॉक्स और भी खाली कर सकते हो मेरे लिए। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। रजनी देवी ने होंठ भींचकर मुंह फेर लिया। एक बॉक्स और? जगमोहन के होंठों से निकला। तुम्हारे लिए? हाँ। 12 नंबर बॉक्स में दौलत है। वो हम तुम्हारी बात मानने को मजबूर नहीं है। देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। तुम हमारी बात मानने को मजबूर हो। हाँ, विकास के लिए हम मजबूर हैं। गौतम जी ने गंभीर स्वर में सिर हिलाया। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, सहायता की कीमत भी नहीं मांग रहा। एक छोटा सा काम करने को कह रहा हूं, कर दोगे तो मुझे ये सब करना घाटे का मामला नहीं लगेगा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। 12 नंबर में क्या है? दौलत है। कितनी है मैं नहीं जानता, लेकिन है। वो जाने माने नेता ने वो बॉक्स किराए पर ले रखा है, जो कि आजकल भारी घोटाले में फंसा हुआ है। सरकार नहीं जानती कि सुपर वार्ड में उसके नाम का बॉक्स है। वो नेता नहीं बता रहा कि घोटाले के करोड़ों रुपए की दौलत उसने कहां रखी है, जो कि मेरे ख्याल में उसी 12 नंबर बॉक्स में है। उनके बीच कुछ पलों की चुप्पी रही। देवराज चौहान ने कश लेकर रजनी देवी को देखा। आप सुन रही हैं गौतम जी क्या कह रहा है? सुन रही हूं, रजनी देवी ने शब्दों को चबाते हुए कहा। रजनी देवी के भाव में सहमति थी कि वो जो कर रहा है उसमें उसकी सहमति है। जगमोहन ने दोनों पर नजर मारी, फिर कह उठा। ठीक है, 12 नंबर बॉक्स आधा तुम्हारा होगा और आधा हमारा। ठीक है, गौतम जी ने बिना किसी ऐतराज के कहा। लेकिन हम पक्का वायदा नहीं करते, देवराज चौहान बोला। हो सकता है कि हम उस स्थिति में हों ही ना कि 12 नंबर को हाथ भी लगा सकें। गौतम जी ने देवराज चौहान को देखा। कोशिश करना कि मेरा काम भी हो जाए, गौतम जी ने धीमे स्वर में कहा। हो सका तो हम अवश्य करेंगे। अब ये बताओ कि हम डकैती में तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकते हैं? गौतम जी बोला। इंतजार करना, फोन पर रहना, मैं जल्दी ही बात करूंगा। देवराज चौहान ने उसे देखा। मैं ना मिला तो रजनी जी मिल जाएंगी। उसने रजनी देवी की तरफ इशारा किया। मुझे वॉल्ट में ड्यूटी देनी होती है। कोई भी मिले, लेकिन जब हम फोन करें हमारी बात हो जानी चाहिए। इंतजार करना, देवराज चौहान ने कहा और जगमोहन के साथ कुछ दूर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। बहुत कमीने हो तुम, रजनी देवी उनके जाते ही दांत भींचकर कह उठी। गौतम जी ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। तुम्हें दौलत की जरूरत कब से पड़ने लगी? जरूरत है तो मुझसे कहते, मैं दे देती। रजनी देवी पूर्वज स्वर में कह रही थी। देवराज चौहान को तुमने अपने लिए वॉल्ट के बक्स से दौलत निकालने को कहा? अपने लिए नहीं तो? विकास के लिए। गौतम जी गंभीर था। अब झूठ भी बोलने? मैं सच कह रहा हूं रजनी। गौतम जी ने उसे देखा। मैं विकास के लिए दौलत का इंतजाम कर रहा हूं। मेरे पास दौलत कम है जो? तुम्हारी दौलत का अब भरोसा नहीं। तुम अब वॉल्ट डकैती में देवराज चांद की साथी बनती जा रही हो। आने वाले वक्त में देवराज चांद की सहायता करोगी डकैती में। 22 अरब के जेवरात हैं 9 नंबर के बॉक्स में। बीमा अधिकारियों ने 22 अरब का बीमा किया था। जब बात खुलेगी कि तुमने देवराज चांद की सहायता की डकैती में, तो कानून तुम्हारी जायदाद को अपने अधिकार में ले सकती है। ऐसा हुआ तो विकास का क्या होगा? विकास? उसे स्मैक के लिए पैसे चाहिए। रजनी देवी गौतम जी को देखने लगी। दुनिया की नजरों में विकास तुम्हारा और दौलत राम का बेटा है, लेकिन हकीकत में वो मेरा बेटा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा नशे के अभाव में मरे। उसका नशा तो नहीं छुड़ा सकता, कम से कम नशे की पूर्ति होती रहे, इस बात की कोशिश तो कर सकता हूं। उसके पास पैसा होगा तो बाजार से उसे स्मैक मिलती रहेगी। गौतम जी ने धीमे स्वर में कहा। रजनी देवी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान ने अगर 12 नंबर बॉक्स की दौलत निकाल ली और मुझे दे दी, तो वो मैं विकास के हवाले करके उसे यहां से दूर चले जाने को कह दूंगा। वो प्रिया के साथ शादी करना चाहता है तो बेशक प्रिया को साथ ले जाए, शादी कर ले।
सच बात तो यह है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा कि तुम विकास मुसीबत में विकास के काम आओगी, क्योंकि रात तुमने देवराज चौहान को सहायता के लिए इनकार कर दिया था। उसे देवराज चौहान के पास मरने को छोड़ रही थी। बहुत प्यार है अपने बेटे से। रजनी देवी गंभीर थी। तुम्हें ना हो, मुझे तो है। ऐसा है तो उसका नशा छुड़वाओ, बाप का सही फर्ज अदा करो। इसके लिए उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसका बाप हूं, जो कि मैं नहीं चाहता। तुम उसकी निगाहों से गिर जाओगी कि शादी के बाद भी उसकी मां के बाहर के लोगों के साथ संबंध रहे। गौतम जी का स्वर बेचैन हो गया। रजनी देवी गहरी सांस लेकर रह गई। हमारी सहायता से देवराज चौहान वॉल्ट में डकैती नहीं कर पाएगा। भसीन के बिना उसका काम पूरा नहीं होगा। ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमें जो कहेगा हम बस हमारे बस में होगा हमें जो कहेगा हमारे बस में जो होगा वो हम कर देंगे। आगे बढ़ने का रास्ता तो उसे ही तैयार करना है। रजनी देवी ने कहा। अब देवराज चौहान से बात हो तो उससे कहना विकास से बात करा दे। मालूम नहीं वो किस हाल में है। गौतम जी सिर हिलाकर रह गया। अगला दृश्य। मुझे तो हैरानी हो रही है कि मां मान गई। विकास मल्होत्रा ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि काम हो गया, जगमोहन बोला। वो तो मैं खुशी हूं, लेकिन हैरानी तो होगी ही कि मां तुम लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हो गई, जबकि वो मुझे हमेशा मुसीबत ही समझती थी। विकास मल्होत्रा के स्वर में भारी तौर पर उलझन थी। दोपहर का 1 बज रहा था। कुछ समय पहले ही वो लोग लौटे थे। लंच के लिए कह दें? जगमो लंच के लिए कह दे। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने सिर हिलाया, फिर देवराज चौहान को देखा। वॉल्ट में डकैती कैसे की जाएगी? इसके लिए कोई योजना तो बनाई होगी? सोहनलाल ने पूछा। देवराज चौहान ने होंठों पर शांत मुस्कान उभ- देवराज चौहान के होंठों पर शांत शांत मुस्कान उभरी। इस बार मैं योजना नहीं बनाऊंगा। तो राजन भसीन बनाएगा। वो सोचेगा कि वॉल्ट में मुझे कैसे ले जाना है और कैसे बाहर निकालना है। देवराज चौहान कह उठा। कल उससे मिलकर बात होगी, लेकिन वॉल्ट में काम कैसे होगा ये मैं उसे बताऊंगा। तुम राजन भसीन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हो? सोहनलाल ने होंठ सिकोड़े। इसके सिवाय मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, देवराज चांद बोला। डकैती के लिए वॉल्ट के भीतर जाने और बाहर आने का काम उसे ही करना होगा। वही रास्ता बनाएगा। सोचो में डूबा सोहनलाल इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया कि रूम सर्विस में लंच के लिए ऑर्डर दे सके। मैं तुम्हें एक मोबाइल नंबर दूंगा, देवराज चांद ने विकास मल्होत्रा से कहा। उस पर प्रिया से बात कर लेना। प्रिया से? विकास की आंखें सिकुड़ी। वो तुम्हें कहाँ मिली? देवराज चांद ने कम शब्दों में बताया कि प्रिया कैसे रमेश कुमार के कब्जे में पहुंच गई। विकास मल्होत्रा के होंठ सिकुड़ गए। प्रिया तुमसे बात करना चाहती है, देवराज चांद ने पुनः कहा। बाद में बात करूंगा, विकास मल्होत्रा सोच भरे स्वर में बोला। उसे स्मैक मिल रही है? जो तुमसे ले गई थी अभी तो वही चल रही होगी। उसे वहां कोई कमी नहीं होगी, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। तुम लोग नशे की बुरी आदत छोड़ क्यों नहीं देते? कम से कम इस बारे में हमारी बात हो चुकी है, विकास मल्होत्रा ने टोका। कुएं में जाओ, जगमोहन उखड़े स्वर में कह उठा। समझाना हमारा काम है, समझाने की कोशिश कर ली हमने। विकास मल्होत्रा के चेहरे पर सोच के भाव थे। मुझे आशा नहीं थी कि अपनी बहन की खातिर राजन भसीन तुम लोगों की सहायता करने को तैयार हो जाएगा। विकास मल्होत्रा की बात का जवाब किसी ने नहीं दिया। सोहनलाल ने लंच के लिए रूम सर्विस को ऑर्डर देकर इंटरकॉम का रिसीवर रख दिया। चलिए दोस्तों, आज कहानी यहीं रोकी जाए। 148 नंबर पन्ने पे पहुंच गए हम। था 30 पन्ने की कहानी पढ़ी जा चुकी है। और अब हम देखें आप सब मित्रों के संदेशे। ये गए जी हम YouTube पर, और
कैसी लग रही है आप लोगों को कहानी? मुझे हैरानी है कि देवराज चौहान खुद कोई योजना नहीं बना रहा, वो सिर्फ राजन भसीन की प्लानिंग पर काम करने को तैयार है। ऐसा होगा नहीं वैसे, वो सिर्फ देखना चाहता है। मुझे लगता है कि राजन भसीन क्या प्लान बनाता है और फिर उसको इम्प्रोवाइज कर देगा वो। और देखने वाली बात यह भी है कि गरीब आदमी को कितनी आसानी से लालच दिया जा सकता है ना। वो प्रिया कैसे उसे अच्छी खासी लेडी को बहका रही थी, यानी एक अच्छे खासे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने के लिए एक नशेड़ी। खैर, तो चलिए देखते हैं। रिंकू जी लिखते हैं, अपलोड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं, भाई साहब कहानी बोरिंग लग रही है, खास मनोरंजन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं भाई जी, आप कोई दूसरी कहानी सुन लीजिए। अवतार भाई कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, पहले तो गाने वाली रिंगटोन के पैसे लेती थी फोन कंपनियां, सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो भी उन्होंने पैसे कमाने का तरीका ढूंढ रखा था। लेकिन ये तो बहुत बाद की बात है, ये तो बात है जी, लगा लो आप 2008 या 10 के बाद की बात है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब आपको फोन आपके पास होना एक बहुत बड़ी, मतलब इट्स अ स्टेटस सिंबल, इट यूज्ड टू बी। सुशील त्यागी जी हरिद्वार वाले कह रहे हैं, भाई विक्रम जी नमस्कार, कहानी बहुत अच्छी लग रही है, आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, धन्यवाद जी। कृष्णा बहन कह रही हैं, बढ़िया उपन्यास। सुनील के तो लगभग सभी अच्छे होते हैं, बढ़िया प्रस्तुति। जी हाँ कृष्णा बहन, और वैसे भी पाठक साहब लिखकर, वैसे कहते हैं पाठक साहब कि मैं एक ही बार में लिखता हूँ, दोबारा रिवीजन नहीं करता। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, रिवीजन किया है उन्होंने, कुछ पन्ने आगे से पीछे लेकर गए हैं कहानी में, कुछ पन्ने उन्होंने हटा दिए अगले अगली तरफ से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हालांकि मुझे लग रहा था कि इसमें ना वो जो, क्या नाम था उसका, अभिनंदन शुक्ला, उसकी जो सेक्रेटरी थी, मुझे उस पर शक हो रहा था, पर खैर वो बात कहीं की कहीं निकल गई। लेकिन अच्छी कहानी थी। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, यू टर्न उपन्यास में सोनू और प्यारे नाम के लड़कों का जैकपॉट लगता है, वो दौलत से बड़े ट्रंक लेकर भागते हैं। हाँ, सोनू और प्यारा और उनकी चाची, सही कहा। सरबजीत जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार। नमस्कार। हर्षल दोपहरे जी कह रहे हैं, विक्रम जी नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको भी नमस्कार। आशा है आप बढ़िया होंगे। आपने हमसे पूछा था कि देवराज चंद की ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें उसको लूट की पूरी दौलत मिल गई हो। मेरे को तो लगता है कि ऐसी दो कहानियां हैं। पहली तो खूंखार है, जो ज्वालामुखी का अगला भाग है उसमें, और मिस्टर हीरो में। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि हाँ, वही वो मंगोलिया से वो जो लूट कर लाए थे, क्या नाम था वो, गजाला के बाप की दौलत जब लेकर आए हैं ये लोग, वही मैंने भी देखी है। इसके अलावा मैंने कभी नहीं ध्यान देखा कि देवराज चौहान को कुछ मिल गया हो। खैर, अच्छी पकड़ है आपकी भी। क्रिकेट कुंवर कह रहे हैं, विक्रम मित्र, अच्छा लगा जानकर कि आप भी क्रिकेट के फैन हो। भारत में कौन नहीं है? कोई मैच याद हो तो बताएं, कहानी के लिए धन्यवाद। अरे कोई एक मैच? हजारों मैच याद है। लेकिन सबसे बढ़िया मैच जो मुझे याद आता है ना, वो मुझे याद आता है क्योंकि मैं छत से गिर गया था। क्या हुआ, वो था मेरे ख्याल से जो बेंगलोर में होता है, इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में, अगर आप लोगों को याद हो, आमिर सोहेल ने चौका मारा वेंकटेश प्रसाद को और बैट से उधर दिखाया, कसम से आत्मा, करंट निकल गया था हमारे अंदर से, मतलब खूंखार हो गए थे। छत पर लगा रखा था हमने टीवी, ठीक है। और अगली ही बॉल पर वेंकटेश प्रसाद ने विकेट निकाल दी आमिर सोहेल की। ओ भाई साहब,
तो उस उदंडता में खैर, चूंकि हम जहाँ थे वो एक ही स्टोरी की बिल्डिंग थी, तो उछल कूद करते हुए इस खुशी में धड़ाम से मैं नीचे आ गिरा और मुझे पता भी नहीं चला, मैं फट से उठकर वापस ऊपर पहुंच गया था। अगली सुबह पता चला कि बहुत जगह चोटें लगी हुई हैं। खैर, पर हाँ, वो मैच मुझे याद है। अच्छा, ये लखनऊ वाले बाबा जी का कमेंट है। विक्रम भाई, बुरा लगेगा वापस आने के बाद, अब वो बात नहीं रही। अधूरा सा है कहानी, एकदम से रोक देते हैं। कमेंट में ध्यान दीजिए और प्लीज अपलोड टाइम का भी ध्यान दे बस। अरे क्या यार, कौन, मतलब क्या है अपलोड टाइम में दिक्कत, बताओ मुझे, या तो समस्या बताओ। क्या है अपलोड टाइम में समस्या, बताना, फिर इसका उत्तर दूंगा। आचार्य मिश्रा जी कह रहे हैं, गुड स्टोरी एंड नरेशन विक्रम भाई जी, आप अद्भुत हैं, धन्यवाद भाई। संतोष मुखर्जी कह रहे हैं, हर हर महादेव विक्रम भाई, हर हर महादेव। मैं आपको सर बोला, माफी चाहता हूँ। अरे नहीं भाई जी, मैंने तो वैसे ही कहा कि आपने विक्रम भाई और सर लिखा तो इसलिए मैं कह रहा था, गुस्सा मत करिए। आपका कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है मेरे बड़े भाई, धन्यवाद भाई जी। शैलेंद्र जी लिख रहे हैं, डाका। अच्छा ठीक है, आपने वोट दे दिया होगा ना। कृष्णा बहन का कमेंट है, ठेकेदार पर बढ़िया उपन्यास, वॉल्ट में सुरक्षा के इंतजाम बहुत हैं, देखते हैं कैसे डकैती डालते हैं। लेकिन डकैती तो होनी है, हाँ बिल्कुल सही कहा, डकैती तो होनी है। और वैसे भी कृष्णा बहन, जहां जितने ज्यादा बड़े सुरक्षा ऊपर वो होते हैं ना, वहां उतनी ही ज्यादा लूप होल्स होते हैं। कोई भी सिस्टम ऐसा वो नहीं है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, पता नहीं बहुत लोगों ने सुना भी होगा। लंदन में जो बैंक ऑफ लंदन है, वहां पर ऐसा माना जाता है कि करीब उनके पास, अ, चलो कहानी को छोटा कर रखते हैं, वहां 4 लाख सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। और ऐसी भारत वाली ईंटें का वो नहीं है, एक ईंट 12 किलो की है वहां। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हुआ है। उसके जो सुरक्षा के यानी इंतजामात हैं वहां पर, अ, कोई भी आदमी चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां, ठीक है जी। और ऐसा माना जाता है कि वो आज से 300 साल पुरानी बिल्डिंग है जहां से उन्होंने, जिसको उन्होंने किया हुआ है। और क्योंकि इतना ज्यादा वजन रखना था, सोना वैसे ही वजनी होता है, तो उसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड रखा हुआ है सारा कुछ। और यानी अपनी तरफ से उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। और इस चीज को उन्होंने बहुत एज अ मैटर ऑफ प्राइड रखा। एक बार उस बैंक का जो सिक्योरिटी डायरेक्टर था, यानी जो उस ओवरऑल इंचार्ज था आदमी, उसके पास एक चिट्ठी आती है। वो उन्हें कहता है कि यार तुम्हारे बैंक में ना कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये किसी दिन भी लुट जाएगा। उसे बड़ी हैरानी हुई पढ़कर, फिर उसे लगा कि कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है, मेरा कोई दोस्त वोस्त होगा जिसने ऐसे ही गुमनाम चिट्ठी लिख दी है। कुछ दिन बाद फिर उसे एक चिट्ठी आती है कि देखो, पहले तो मुझे लग ही रहा था, लेकिन अब तो मैं ये चिट्ठी लिखी तुम्हारे सोने की ईंटों के ऊपर रख कर रहा हूं। लगा क्या बकवास है। फिर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया और कोई मतलब रिएक्ट नहीं किया उसका। उसने कहा, तुम, मुझे लग रहा है मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो, और तुमने ना तो कोई बात की है इसके बारे में मीडिया में, और ना ही कुछ कहीं मैंने अखबार में नहीं पढ़ा कि तुमने इस चिट्ठी का, मेरी चिट्ठी का जिक्र किया हो। कुछ भी, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही बात कर रहा हूँ एनी विच वेज। तो वो जी, उस आदमी ने कहा कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन तब आएगा जब मैं तुम्हें ठीक से बताऊंगा। तो ऐसा करते हैं, आज से 10 दिन बाद सुबह 11:30 बजे अपने वॉल्ट में पहुंचना, मैं तुम्हें वहां पहुंच कर दिखाऊंगा, तुम्हारी सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह जाएगी। अब उसको चिंता होने लगी।
उसने सारी रिव्यू कमेटी ये वो सब किया, जितने सिक्योरिटी वाले से सबको पूछा पाछा। खैर, वो दिन आ गया जिस दिन पहुंचना था। मन तो नहीं कर रहा था उसका, लेकिन फिर भी चूंकि अब उसने बाकी लोगों से बात कर ली थी, क्योंकि 3-4 चिट्ठियां आ गई थी, उसे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं चिट्ठियों पर बैठा रहूं और बाद में मुझे जेल हो जाए कि तेरे को बता रहा था कोई, तू ध्यान नहीं दे रहा था। वो सब लोग जी वॉल्ट में पहुंच जाते हैं कि देखें, गन, मतलब पूरा उन्होंने बख्तरबंद दस्ते मंगवा लिए कि गोलियां चलाने की जरूरत पड़ गई तो वो भी करेंगे, ये वो ऐसे कैसे कोई आ जाएगा यहाँ। अच्छा, वो जंगले लगे हुए थे जिनके परली तरफ सोने की ईंटें रखी हुई थी और ये इस तरफ कुर्सियां डालकर बैठे हुए थे। जैसे ही वो समय हुआ, यानी जो भी उसने कहा था कि 10:30 11:30 आ जाऊंगा मैं, उन लोगों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि जंगलों के अंदर वो सोने की ईंटें, उनके ऊपर एक ऐसे बहुत बड़े वो रखे हुए थे ढेर, एक ढेर के ऊपर वो आदमी आराम से बैठा हुआ है। उनके हाथ पांव फूल गए कि ये अंदर कैसे पहुंच गया आदमी। फटाफट खोला गया, पूछा गया, तो उसने बताया कि जी मैं पिछले पता नहीं 30 के 40 साल हो गए, कहता मेरी जॉब है गटर साफ करने की। मैं ऐसे ही गटरों में घूमता घूमता एक दिन यहाँ तक पहुंचा। फिर मुझे लगा कि यार ये तो वो वाला हिस्सा होना चाहिए। खैर, मैंने ऐसे ही मन में आया मेरे, और मैंने ये 2 ईंटें सरकाने की कोशिश की और ये सरक गई, यानी वो जो गटर के अंदर की ईंटें थी। वहां से सीधा दरवाजा खुला और अगले दिन मैं इधर आ गया। तब मेरे मन में आया कि कोई भी पहुंच सकता है, और तो उसने सोचा कि मुझे सूचित करना चाहिए जो भी लोग हैं उन्हें। तो उसने चिट्ठी लिखी। कहता मैं यूं ही आता तो तुम लोगों ने यूं भी मानना नहीं था, और जब तक तुम लोगों को चमत्कार न दिखाता तुम्हें समझ में ही नहीं आना था। तभी मैंने तुम्हें कहा कि आ जाना आज, और देखो मैं अंदर आ गया हूं। सोचो ये किसी को भी पता लग गया होता तो ये सारा ले गया होता। तुम बाहर बैठे हुए हो अभी भी, तुम्हारे सारे सुरक्षा इंतजाम उस तरफ हैं, जबकि छेद इधर से हो रखा है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसको इस, और ये स्टोरी वहां बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने बाहर लिख कर रखी हुई है कि एक ही बार ऐसा हुआ है जब उनकी सिक्योरिटी में कहीं छेद हुआ है, वो भी वॉलंटरली। और इसे जो है, यानी वो जो इसीलिए सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी इसे बैकडोर एंट्री कहते हैं। तो वो बैकडोर जो है वहां निकला था। उसको काफी इनाम विनाम भी दिया गया था, करोड़ों रुपए दिए गए उसे, लेकिन उसे गुमनाम कर दिया गया। फिर उस आदमी को कहा गया कि तुम अपने मौजूदा जीवन में नहीं रहोगे, यहाँ से किसी और शहर जाओ, ये लो इतने पैसे और तुम वहां बढ़िया ठाठ से रहो, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां जितने ज्यादा इंतजाम होते हैं वहां उतने ज्यादा छेद होते हैं। खैर, गोरखा भाई कह रहे हैं स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग सीन था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, मजा आ गया। विक्रम भाई, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मनो मनोज रोहिरा भाई, 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ही रखो। वो तो लास्ट भाग था भाई, रॉबरिंग का, इसलिए शायद ज्यादा लंबी हो गई थी। अदरवाइज तो ठीक है भाई लोगों, ये थे आप सबके कमेंट्स। और इसी के साथ ही भाई और बहनों, मैं आप सबका मित्र विविध भारती पर अमीन सैनी की नकल करते हुए आज की इस एपिसोड को बंद करता हूं। हम मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए प्रभु से प्रार्थना है कि वो आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे। जय हिंद, वंदे मातरम।